मित्रों शुभ संध्या। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं बहुत ही जल्द बिलियन चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा, ठीक है। तो उसके आधार पर ये दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिलियन के दो प्रकार हैं, ज्ञात बिलियन, अज्ञात बिलियन। ज्ञात बिलियन के बारे में हमको जानना नहीं है क्योंकि उसमें सांद्रता हमें ऑलरेडी पता होती है। अब हमको जानना है अज्ञात बिलियन। भाई जो चीज हमको पता नहीं है, अज्ञात है, तो हमारे अंदर एक उत्सुकता होती है कि उसको हम लोग पता करें। तो अज्ञात विलयन की सांद्रता आपको पता नहीं है, तो अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कई विधियां होती हैं। उन विधियों में कुछ प्रमुख विधियों के बारे में जो जिससे है तो 10 प्रकार की विधियां मैंने आपको बताया था, लेकिन अब फार्मलता हो गया, पीपीएम में सांद्रता हो गया, ये सब क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। मेन जो है इनको मैं बताता हूं, और अभी जब इसको मिटा दिया जाएगा, ठीक है, तो अब वो भी हम आपको बता देंगे। आयतन, द्रव्यमान आयतन, ये सारी चीजें। पहले ये जो सांद्रता ज्ञात करने की कुछ मेन विधियां हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां याद रखिएगा। आज जितना मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं, अगर आप हमारी नोट्स जैसे नहीं पा रहे हैं, मान लीजिए आप कहीं बाहर के स्टूडेंट हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इन फार्मूलों को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूले वाइवा में एग्जामिनर खूब आपसे पूछता है और इसका न्यूमेरिकल कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछ लेता है। जैसे अब की साल यूपी बोर्ड के एक सेट में मैंने देखा था, उसमें मोल प्रभाज के मोल फ्रैक्शन के लिए पूछा था, एक में मोलरता पूछी गई थी। तो इन्हीं सब चीजों को हमको देखना है। सबसे पहला है, पहले हम कुछ फार्मूलों के बारे में आपको बता देते हैं, फिर एक एक एक्सप्लेन करते हैं। पहला है, आप देखिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। परिभाषा यहां मैं नहीं लिखूंगा, परिभाषा आपको बाद में किताबों में भी मिल जाएगा, समझाते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, परिभाषा बोलता हूं, किसी भी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, ठीक है। और मात्रक यहां पर लिखा गया ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता में इसका मात्रक ग्राम प्रति लीटर है। अब ग्राम प्रति लीटर आप याद रखिए, आयतन विलयन का किसमें दिया गया है? लीटर में, और घुल क्या रहा है? ग्राम में। जब ग्राम घुलेगा किसमें? लीटर में, तो मात्रक क्या आएगा? ग्राम प्रति लीटर। दूसरा मेथड होता है नॉर्मलता। नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता में एक चीज याद रखना, नॉर्मलता में तुल्यांक घुलता है। सारा खेल इसमें तुल्यांक का होगा बेटा। इसमें सारा खेल किसका हुआ था? ग्राम का हुआ था। अब इसमें बिलियन के 1 लीटर में घुले हुए तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। अब तुल्यांक होता क्या है? देखो, तुल्यांक घुलेगा, यहां पर विलेय ग्राम में बटे तुल्यांकी भार गुणे आयतन लीटर में लिख दिया, और मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर लिखा है। तुल्यांक मतलब क्या होता है थोड़ा जान लीजिए, यहां लिखा हूं, तुल्यांक बराबर होता है विलेय ग्राम में बटे तुल्यांकी भार। याद रखना, किसी भी पदार्थ का 2 भार होगा, एक अणु भार होगा, दूसरा तुल्यांकी भार होगा। कुछ यौगिकों के अणु भार तुल्यांकी भार बराबर होते हैं और कुछ के अलग अलग होते हैं। अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना नहीं आता होगा तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको एक क्लास में तुल्यांकी भार निकालना भी सिखा देंगे। जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3। HNO3 का अणुभार भी 63 है, तुल्यांकी भार भी 63 है, लेकिन H2SO4 का अणुभार 98 है और तुल्यांकी भार 49 है। तो ये सारी चीजें अगर आपको जैसे नहीं पता होगी तो आप बताइएगा, हम वहां अलग से निकालना सिखा देंगे। बाकी इस पे ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल में सारी चीजें, मान लो अगर न्यूमेरिकल में नॉर्मलता पूछी तो 1 2 3 4 है, कोई 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा। तीसरा मेथड है मोलरता। मोलरता याद रखना, इसमें आगे क्या शब्द मिल रहा है? मोल। तो इसमें क्या खुलेगा? मोल। याद रखना, ग्राम प्रति लीटर में ग्राम खुलेगा, नॉर्मलता में तुल्यांक खुलेगा और मोलरता में मोल खुलेगा। तो मोल क्या होता है? ये इसका फार्मूला ये बोल सकते हो, मोल बटे आयतन लीटर में, लेकिन
मोल डायरेक्ट मोल कह देगा, वो क्या करता है पदार्थ की मात्रा ग्राम में दे देता है। तो मोल बराबर क्या होता है मिलीग्राम में बटे अणुभार। इसको यहाँ क्यों लिख दिया, इसको डायरेक्ट यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब 11th में 9th में आप लोग पढ़े हो, और 9th में आप पढ़े हो तो इस फार्मूले को आपको पता होगा। 11 का पहला चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट है, और मोल कॉन्सेप्ट में आप विलेय की मात्रा ग्राम में बटे या पदार्थ की मात्रा ग्राम में हम बोल सकते हैं बटे उसका अणुभार होता है। इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। इसमें घुले का क्या बेटा मोल, आयतन क्या होगा लीटर में, तो इसका मात्रक क्या बना, इसका तुल्यांक प्रति लीटर, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा मोल प्रति लीटर। चौथा मेथड होता है मोललता। मोललता क्या है, अब याद रखना भाई, इसमें भी मोल शब्द है, इसमें भी मोल शब्द है। मोल इसमें भी घुलेगा, लेकिन यहां याद रखना मोल इसमें लीटर में घुलता था, और यहां पर मोल किसमें घुलेगा केजी में, किलोग्राम में। यहां पर बिलियन का आयतन लीटर में रहता था, यहां विलायक केजी में। दोनों में बस यही अंतर है, आप याद रखिए। यहां पर क्या है मोललता में मोल घुलेगा किसमें लीटर में, और यहां पर किसमें घुलेगा मोललता में मोल किसमें घुलेगा केजी में। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फार्मूले हैं। नॉर्मलता फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करता हूं। यहाँ पर देखिए एक ट्रिक के द्वारा मैं बताता हूं। जैसे कि अगर मान लेते हैं 4 इंपॉर्टेंट सांद्रता ज्ञात करने के लिए है, तो यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में भी क्या घुलेगा, ग्राम घुलेगा, किसमें घुलेगा लीटर में घुलेगा। नॉर्मलता में क्या घुलेगा, बोलो जल्दी बोलो भाई, नॉर्मलता में क्या घुलेगा, तुल्यांक घुलेगा, और तुल्यांक किसमें घुलेगा लीटर में घुलेगा। मोलरता में क्या घुलेगा, मोल घुलेगा, किसमें घुलेगा लीटर में घुलेगा। आप ये देखो ये तीनों में लीटर एक जगह फिक्स है, और यहाँ पर याद रखना यहाँ लता है, यहाँ लता, जब लता आ गया मतलब मोललता आ गया तो बस चेंज हो गया केजी। बाकी यहाँ मोल मोल है, मोल मोल है, यहाँ ग्राम प्रति लीटर है, ग्राम लिखा है। नॉर्मलता अकेले में याद कर लो, तुल्यांक अकेले। तो एक सिंपल फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है, बिलियन के 1 लीटर में घुले मिले ग्रामों की संख्या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती मात्रक ग्राम प्रति लीटर हो गया। नॉर्मलता क्या है, बिलियन के 1 लीटर में घुले तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाएगी। तुल्यांक बराबर होता क्या है, विलेय ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इधर देखो यहाँ, और इस चीज को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया तो मात्रक आया तुल्यांक प्रति लीटर। यहां पर देखो मोलरता, मोलरता क्या विलेय ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणा आयतन लीटर में मोल प्रति लीटर, मोल की जगह पर विलेय ग्राम है, यहाँ पर रख दिया गया मोलरता में। ये देखो ये सारी चीजें पूरी वही लिख दी गई, चेंज क्या मैंने किया है आयतन लीटर में, और यहाँ विलायक केजी में। दोनों में मोल ही घुल रहा है, इसीलिए ये इतना पोर्शन ये इतना पोर्शन एक मैंने कर दिया, और चेंज क्या किया आयतन और केजी। तो ये हमारे नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता होता क्या है इसको मैंने बता दिया, और इनके मात्रक मैंने बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि आप देखिए कि जब मैंने नॉर्मलता लिखा था तो नॉर्मलता के साथ क्या है तुल्यांकी भार, और जब मैंने मोलरता लिखा था तो मोलरता के साथ क्या है अणुभार। दोनों में क्या है ये चीज ये चीज कॉमन है ना कॉमन, और अंतर क्या है नॉर्मलता में तुल्यांकी भार है, मोलरता में अणुभार है। कहने का मतलब नॉर्मलता अगर पति है तो इसकी पत्नी का नाम तुल्यांकी भार है। नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब मोलरता अगर यहां पर पति है तो इसकी पत्नी का नाम अणुभार है। अब चलो पति पत्नी साथ में रहेंगे अलग नहीं रहेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कि पता चला ये पति दूसरे का ये दूसरे की पत्नी तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये दोनों साथ में रहेंगे। तो नॉर्मलता पति है तो इसकी पत्नी का नाम क्या था तुल्यांकी भार। अब मोलरता पति है तो इसकी पत्नी का नाम क्या था
अणुभार। अब यहां से एक फार्मूला निकलता है कि नॉर्मलता और मोलरता के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो भैया एक पति पत्नी के जोड़े को एक तरफ कर दो, एक पति पत्नी के जोड़े को एक तरफ कर दो। यहां पर हो गया नॉर्मलता तुल्यांकी भार इधर कर दो, मोलरता अणुभार इधर कर दो। मेरा यहाँ पति पत्नी का मतलब नहीं है, यहाँ समझो। अगर प्रश्न में नॉर्मलता दे दिया जाए, मोलरता पूछा जाए, ये वाला फार्मूला लगाओगे। नहीं समझ में आ रहा है? अगर प्रश्न में नॉर्मलता दे दिया जाए, मोलरता पूछा जाए, तो ये वाला फार्मूला लगाओगे। मोलरता दे दिया गया, अणुभार, अरे यार देखो ये 4 चीज है, 4 में कोई 3 चीज तुमको दे दें, 4 में कोई 3 चीज तुमको दे दें, एक निकाल नहीं पाओगे? निकल जाएगा ना? कुछ डाउट होगा, टेंशन मत लो, फार्मूला रटो। आज बस इतना पढ़ाएंगे कि फार्मूला आप रात भर में रट डालो, कल इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अब ध्यान दो, ज्यादातर ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मलता और नॉर्मल विलियन में क्या अंतर है। ध्यान से समझना। अब थोड़ा यहां पर इन चीजों को हम कुछ रफ कर देते हैं, ठीक है? चलो यहां ध्यान दीजिए। ठीक, अब देखो यहां पर देखो, नॉर्मलता और नॉर्मल विलियन, इसको कनेक्ट करो। नॉर्मलता नॉर्मल विलियन क्या है? जब विलियन 1 लीटर हो, पहले ये बताओ नॉर्मलता में घुलता क्या है? क्या घुलता है? तुल्यांक ना। ये जब विलियन के 1 लीटर में सिर्फ एक ही तुल्यांक, कितना तुल्यांक? सिर्फ एक ही तुल्यांक घुला होगा, तब उसे नॉर्मल विलियन कहेंगे। मतलब 1 लीटर पानी हो और उसमें 1 दाना चीनी का घोलो, दोनों की मात्रा सिर्फ क्या हो? 1 हो। याद रखो, अगर यहाँ 5, 10, 20, 50 तुल्यांक हो गया तो वो नॉर्मल विलियन नहीं है, वो नॉर्मलता की श्रेणी में जा रहा है। लेकिन अगर 1 लीटर में बस 1 तुल्यांक घुल रहा है, तब वो नॉर्मल विलियन है। अच्छा, मोलरता में क्या था बताओ? लीटर में मोल घुलता था, जैसे नॉर्मल विलियन बेटा वैसे मोलर विलियन। अब इसमें क्या है? यहाँ 1 लीटर तो यहाँ 1 लीटर, उसमें 1 तुल्यांक घुला था तो इसमें 1 मोल घुलेगा। अब मोलर विलियन क्या है? मोलरता से रिलेटेड था। यहाँ भी मोलरता में मैंने बताया था ना, किलोग्राम था, केजी था। तो 1 किलोग्राम में जब 1 ही मोल घुलेगा उसे मोलर विलियन कहते हैं। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, जब नॉर्मल विलियन पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल में कभी डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, इन सब चीजों को दिया जाता है। ठीक है? अब डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, ये सब क्या है? डेसी का मतलब 1/10, सेंटी का मतलब 1/100वां और मिली का मतलब हजारवां। n/10 डेसी नॉर्मल है, n/100 सेंटी नॉर्मल है, n/1000 क्या है? मिली नॉर्मल है। और वैसे डेसी मोलर, सेंटी मोलर, मिलर, ये मिली मोलर क्या है? यहाँ पर यम की जगह पर हम क्या कर देंगे? यम कर देंगे। m/10 बोलो डेसी मोलर, m/100 सेंटी मोलर, m/1000 मिली मोलर। नहीं अल्लाह है तो मोलर मतलब मोललता से आएगा। इसमें स्मॉल m/10, स्मॉल m/100, स्मॉल m/1000 आएगा। ये डेसी मोलर है, सेंटी मोलर है और मिली मोलर है। ये छोटे छोटे हम लोगों के फार्मूले थे। इसके बाद जो है हम लोग मोल प्रभाज के पदों में सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे उसके फार्मूले को बताएंगे, और उसके बाद जो है हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो विलियन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए ग्राम प्रति लीटर हो चुका था, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। ठीक है? अब जो है मोल प्रभाज के पदों में, अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, मोल प्रभाज के पदों में सांद्रता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अब इसको जानना है। एक चीज आप ये जान लीजिए कि कभी भी अगर मोल प्रभाज का न्यूमेरिकल मिलेगा, अब की ये क्वेश्चन मोल प्रभाज का
जहां तक आया था इसका न्यूमेरिकल जो है, मोल प्रभाज के पदों में सांद्रता का न्यूमेरिकल कभी जब आप करने लगिएगा ना तो अपने टीचर खुद ही बन जाइएगा। इसके लिए हमारी जरूरत नहीं है या किसी टीचर की जरूरत नहीं है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहा हूं इसके उत्तर की जांच आपकी खुद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी विलयन की सांद्रता, अगर याद रखिए फिर से मेरे वर्ड शब्दों पर जाइए, वर्ड पर जाइए, किसी भी विलयन की सांद्रता यदि मोल प्रभाज के पदों में पूछेगी तो याद रखना उसका उत्तर सदैव एक आएगा, ना तो एक से कम आएगा ना एक ज्यादा आएगा। ये सार्वभौमिक सत्य है। तो क्या हो गया कि विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक आता है। लेकिन यूपी बोर्ड वाले या कोई भी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो, जहां भी अगर इसका क्वेश्चन आएगा भैया, वो विलयन की ना हुए विलयन का मोल प्रभाज पूछेगा ही कहीं, वो जानेगा कि बच्चे को पता है, वो विलेय या विलायक का पूछेगा। तो विलेय और विलायक आपस में मिलकर के विलयन बनाते हैं। आप विलेय का मोल प्रभाज निकालना और विलायक का मोल प्रभाज निकालना, दोनों को जोड़ देना और जोड़ने के बाद अगर उत्तर तुम्हारा एक आ गया, क्योंकि विलयन का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, तो अगर दोनों को जोड़ने पे तुम्हारा आंसर उत्तर यदि एक आ रहा है तो जान लो एकदम आपका काम बना तैयार है, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। समझ गए ना? आप चलते हैं तो अच्छा, ये एक कैसे आएगा, अब इसको हम लोगों को समझना है। मान लो अभी तो हम कह दे रहे हैं एक आएगा, इसको डेरिवेशन हम लोग करते हैं। केमिस्ट्री में बहुत डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके डेरिवेशन की जरूरत होगी तो उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे बहुत बार यही प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए विलयन का मोल प्रभाज एक होता है, तो इसका डेरिवेशन भी पेपर में एक आध दो बार पूछा गया है। पहले पूछा जाता था जब 35-35 नंबर के 2 पेपर हुआ करते थे, तो इसका हम डेरिवेशन समझते हैं कैसे ये एक है, और इसी कॉन्सेप्ट पे इसका न्यूमेरिकल विकल्प की क्लास में कराऊंगा। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब ब्लैक बोर्ड पर एकदम दिमाग लगाओ, क्योंकि देखो बेटा हम पढ़ा रहे हैं, लिखते नहीं है, लिख देते हैं पहले ही, क्योंकि वीडियो कम समय का बने, ठीक है। इसलिए मोल प्रभाज के पदों में सांद्रता ज्ञात करना है, तुमको पता हो चुका है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? विलयन। विलयन होता क्या है? विलेय और विलायक। हम पढ़ा क्या रहे हैं? अज्ञात विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना, उसकी एक विधि है, मोल प्रभाज में कैसे निकालेंगे, और इसका उत्तर सदैव एक आएगा। कैसे एक आएगा चेक किया जाए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माना कहाँ माना जाता है भाई? किस विषय में? मैथमेटिक्स में ना। मान लीजिए, चलो मान लिए। अब मैंने बताया था इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है तो मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैथमेटिक्स टर्म है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं। माना विलेय का मूल क्या है? n1। n ही क्यों माने? के मान लेते के तो और अच्छा नाम है, के फार कमल ना। नहीं, यन इसलिए माना गया कि मोल को इस माल यन से प्रदर्शित करते हैं। अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दो, 11 की क्लास में आपको आपके अध्यापक पढ़ाए रहे होंगे, इसीलिए इसको इस माल यन से प्रदर्शित करते हैं। मोल को एवोगैड्रो संख्या 6.6.022 × 10⁻23 एवोगैड्रो यन ने कुछ याद आ रहा है ना, वही मोल को इस माल यन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस माल यन से प्रदर्शित करते हैं, तो विलेय का मोल हमने माना n1 और विलायक का मोल मैंने माना n2। तब विलयन का मोल अपने आप, विलयन बराबर क्या था? विलेय प्लस विलायक। तो n1 और n2 विलेय प्लस विलायक, तो विलयन हो गया n1 प्लस n2। एक चीज आप लोग याद रखना, जिसका भी आप मोल प्रभाज निकालोगे उस शब्द को ऊपर लिख देना है बस। जैसे थोड़ी देर के लिए देखा जाए, आपको विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा है, तो शब्द यहां पर क्या पूछ रहा है? विलेय ना। जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिख दो, विलेय का मोल, और नीचे आधार चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? विलयन, नीचे लिख दो विलयन का मोल। अब विलेय का मोल तुमने माना क्या था?
आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अरे तो बोलो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी से हम भी बूस्ट होते हैं। ठीक, अगर आप अच्छे, आपके व्यूज रहेंगे, अच्छे लाइक रहेंगे, अच्छे कमेंट रहेंगे, तो आपको हम और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और तब आपको सारी क्लासें हम फ्री ऑफ कास्ट, इसी क्लासों को मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पे अलग से पैसा लेता हूँ, वहाँ पर भी मैं एजुकेटर हूँ। और यहाँ पर मैं लॉकडाउन में आप लोगों के लिए ये अपनी पूरी क्लासों को फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है। विलेय का मोल, अब ये हो गया। अब यहाँ विलेय का मोल प्रभाव था, विलेय ऊपर है, विलेय नीचे है, विलेय क्या है, n1 है, और विलियन का मोल क्या है, n1 प्लस n2 है। तो अगर विलेय का मोल प्रभाव का फार्मूला निकाला जाए तो n1 प्लस n2 आ गया। अब विलायक का मोल प्रभाव जैसे निकालना, यहाँ क्या चीज दिया गया, विलायक का मोल। अभी क्या बताया, जो आगे उसी को ऊपर लिख दो, नीचे विलियन लिख दो, विलायक ऊपर नीचे विलियन। यहाँ पे क्या हो गया, n2 अपान n2, ये माने थे ना, n2 अपान n1 प्लस n2 हो गया। अब क्या करें, तीसरा देखो, विलेय, विलायक, विलियन, तीन चीज है। विलेय खत्म हो गए, विलायक खत्म हो गए, अब विलियन को खत्म मतलब समाप्त करना है, मारना नहीं है। विलयन का मोल प्रभाज, इसको हम दो तरीके से बता देते हैं, थोड़ा पहले अभी कठिन स्टेप बताते हैं। विलयन का मोल प्रभाज, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज जोड़ दोगे तब आ जाएगा क्या, विलयन का मोल प्रभाज। अच्छा, विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक, यहाँ पर मोल प्रभाज है, ठीक है, ये मोल प्रभाज, ठीक। अब विलेय का मोल प्रभाज क्या निकला था, n1 अपान n1 प्लस n2 मैंने लिख दिया। अब विलायक का क्या है, n2 अपान n1 प्लस n2 लिख दिया, ठीक है। अब इतना तो मैथमेटिक्स कक्षा 3 के बच्चे को आता होगा, तुम तो इंटर में पढ़ रहे हो यार, कि अगर नीचे के ये भिन्न बन गई ना, नीचे के हर एक जैसे हो तो वैसे लिख दिया जाता है। अब ऊपर का आपस में जुड़ गया तो नीचे n1 प्लस n2 हो गया, और ये n1 और n2 है, ये n1 प्लस n2 हो गया, दोनों को काट दिया गया तो कितना आ गया, एक आया कि नहीं आया। और पहले से मैंने बताया था कि इसका उत्तर सदैव एक आएगा। और मान लो भैया अगर तुमको गणित बिल्कुल नहीं आती, एकदम गणित में लल्लू लाल हो, क्या हो, लल्लू लाल। लल्लू लाल मतलब नाम तुम्हारा नहीं है लल्लू लाल, ठीक है। लल्लू लाल मतलब, अरे छोड़ो जाने, लल्लू लाल मतलब जिसको कम आता, उसके लिए मैं बता दे रहा हूं कि विलयन का मोल प्रभाज कैसे निकाल लो तब भी आएगा। यही वाला ट्रिक लगा दो भैया, जो जिसका निकालने उसको ऊपर लिख देंगे। यहाँ इसका निकाले ऊपर लिखे, इसका निकाले ऊपर लिखे। अब इसका निकाल रहे तो इसको भी ऊपर लिख दे भाई, विलयन का मोल, और नीचे सबका आधार एक चीज लिख रहे ना, तो यहाँ वही चीज फिर नीचे आधार आ जाएगा ना, विलयन का मोल। अब मेरे बच्चों अब ध्यान दो, विलयन का मोल क्या माने थे, n1 प्लस n2, और यहाँ भी n1 प्लस n2 कट गया, एक बन गया, काम बना तैयार है तुम्हारा। सिद्ध क्या हुआ, विलयन का मोल प्रभाज एक होता है। कुछ और है, द्रव्यमान प्रतिशत में न्यूमेरिकल कैसे। अब ध्यान दो, मैंने बताया था अभी, द्रव्यमान आयतन, इसका कैसे, द्रव्यमान है ना, फार्मूला एकदम इजी, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, दोनों में द्रव्यमान आयतन है, विलेय का द्रव्यमान नीचे विलयन। ट्रिक है ये सब कि कैसे आप समझ लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ आयतन, यहाँ द्रव्यमान, ये भैया जो यार आगे है उसको ऊपर लिखो, जो पीछे है उसको नीचे लिखो, ऊपर विलेय लिखो, नीचे विलयन लिखो, गुणे 100 तो करने हैं, काहे की प्रतिशत है। अब ध्यान दो, विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, यहाँ द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान, यहाँ क्या है, आयतन, यहाँ आयतन गुणे 100, यहाँ दोनों जगह आयतन है, तो विलेय का आयतन बटे
सांद्रता को ज्ञात करते हैं। और हमको करना क्या है, ये आप इसके स्क्रीनशॉट को ले लीजिए या आप खुद अपने से नोट्स बनाइए, या अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें हम नोट्स भेज देते हैं, उससे आप खुद अपना मेंटेन कीजिए। जितना आज मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, वर्गीकरण वगैरह जाने दीजिए बिलियन का, लेकिन ये जितना मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस फार्मूले को अगर आप रात भर में तैयार रखेंगे तो कल की क्लास में ये सारे टॉपिकों पर हम 40 मिनट की क्लास में हर एक फार्मूले पर एक एक न्यूमेरिकल बताते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, लॉकडाउन से घबराना नहीं है। ठीक है, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। कोरोना वायरस है, चलने दो उसको, हम अपनी मद में मस्त रहेंगे जैसे मत वाला हाथी चलता है। कोरोना अपना अटैक करे, पढ़ाई पे हम अपना अटैक करेंगे, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। एक चीज याद रखना, जो भी चैनल पर ये वीडियो डाले जा रहे हैं, मेरे व्यक्तिगत चैनल का नाम टारगेट विद कमल है, अभी वो कल ही क्रिएट किया गया है यूट्यूब पे, और जो भी कॉलेजों के चैनल हैं वहां पर जो ये वीडियो डाले जा रहे हैं, आप वीडियो देख करके व्यूज हमें नहीं बढ़ाना है। हमारे पास सिर्फ 20 ही लोग सब्सक्राइबर हों, लेकिन वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर आप दबाइए। आप पर डे हमारे लेक्चर को पार्ट वाइज देखिए, तभी मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि बिलियन का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया, दूसरा ये हो रहा, दूसरा ना देखो, चौथा जा करके देखोगे, एक के बाद चौथा, तब कैसे समझ में आ गया? आप साइंस पढ़ रहे हो ना, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान विज्ञान है। समझ रहे हो ना? परमाणु संरचना इसीलिए टीचर पहले पढ़ाता है, पहले आपको ऑर्गेनिक या यूपीएससी नहीं बताता। और कल कुछ लड़के हमको कमेंट कर रहे थे हमारे फेसबुक पेज पर कि सर आप जो है एक दिन अपनी क्लास में विज्ञान की परिभाषा बता दीजिए। उन बच्चों को मैं 2010 में कहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं उन लोगों को विज्ञान की 5 प्रकार की परिभाषाएं बताया था, तो वो बच्चे उस पर कमेंट किए थे कि उन परिभाषाओं को एक बार आप अपनी क्लास में दीजिएगा। तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। यहाँ पर 12 की क्लासों में बोर्ड के बच्चों को हमको मेंटेन करना, इसलिए समयाभाव है। हमारी क्लासें जब क्लास 11th के लिए शुरू होंगी तो उसमें बेसिक केमिस्ट्री, जिसको केमिस्ट्री की ABCD भी नहीं पता होती है, वहां से हम उस चीज की शुरुआत करेंगे। व्हाट इज साइंस से लेकर के केमिस्ट्री कहाँ से निकला है, ठीक है, कीमिया शब्द से अगर केमिस्ट्री आया तो मिस्र से इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, ये सब पूरी कहानियों को मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ तक की उत्पत्ति में आपको आपके हनुमान चालीसा से केमिस्ट्री निकालूंगा, वहां पर भी एक चौपाई दी गई है, राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहो रघुपति के दासा, वहां भी रसायन शब्द की उत्पत्ति दी गई है। तो इन सभी चीजों को हम जब 11th की क्लास को रन करवाएंगे तो अपने पहले दूसरे लेक्चर पर मेंटेन करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी अच्छा बुरा है आप कमेंट कर सके उसको कीजिए, हमें क्या सुधार करना है वीडियो में इसको आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, और बस इसी के साथ सारी बातें समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। धन्यवाद।